हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड है, एंड वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एक दो बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स दोनों करेंगे, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, एंड लास्ट में मैं आपको कुछ PYQs भी दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस है जो कि शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस है जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं, जो कि कई बार रिपीट हुए हैं। तो शुरुआत में तो हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ PYQs दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एंड कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। पहले तो इसमें ये पूछा है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था, क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से भारत का विभाजन अपरिहार्य हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, एंड इसको टाला नहीं जा सका। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी? तो पहला है सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक मतभेद, कम्युनल टेंशन, रिलीजियस डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय रहते थे भारत में, ये आपको पता है, जो कि भारत में एक साथ शुरुआत से रह रहे थे। हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे, मुस्लिम जो थे वो थोड़े अल्पसंख्यक थे। ठीक है, अब धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। ऊपर से ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, इस नीति ने और भी ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई हिंदू मुस्लिमों के मतभेदों को गहरा करने में। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। तो वो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो इसी आधार पे हुआ था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग थे। ठीक है, मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे ईस्ट बंगाल में, एंड हिंदूज बहुसंख्यक थे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों को बांटने में ये पहला स्टेप लिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू पूर्वी बंगाल में थे उनको फिर मुस्लिमों ने कहा कि तुम पश्चिम बंगाल में जाओ। ठीक है, ऐसे जो मुस्लिम पश्चिम बंगाल में थे उनको ये कहा गया कि तुम पूर्वी बंगाल में जाओ। तो इससे सांप्रदायिक तनाव तो उसी टाइम बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो मुस्लिम थे भारत में उनको शुरुआत से ये डर था कि अगर भारत स्वतंत्र हो गया तो, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं एंड मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो उनको बहुसंख्यक समाज में दबा दिया जाएगा, उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो उनको शुरुआत से ये लगता था। ठीक है, तो इस भावना ने भी, उनका ये जो विचार था, उनकी ये जो भावना थी, इसने भी सांप्रदायिक तनाव को भी ज़्यादा गहरा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग। 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग बना दी गई। मुस्लिम लीग इसलिए बनाई गई थी ताकि मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा हो सके, प्रोटेक्ट किया जा सके उन्हें। ठीक है, लेकिन 1940 के टाइम पीरियड में क्या होता है, जो मुस्लिम लीग है वो अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाती है। ठीक है, 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है, लाहौर प्रस्ताव रखा गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड रखी। उन्होंने मांग की कि उनको एक अलग, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए जिसमें सब मुस्लिम हो। ठीक है,
मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जरिए एक अलग राष्ट्र का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनको एक अलग नेशन चाहिए, ठीक है। एडवोकेटेड फॉर ए सेपरेट नेशन बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट आता है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच असहमति। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड जो मुस्लिम लीग थी, शुरुआत से उनके बीच में असहमति चल रही थी। जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, सभी धर्मों को समान पहचान मिले। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मुस्लिम लीग जो थी वो तो एक ही मांग पकड़ गई थी कि उसको मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है। तो दोनों दलों के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पा रही थी, ठीक है। इसने भी विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। अपरिहार्य मतलब जिसको टाला ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1946 का कैबिनेट मिशन तथा उसका असफल होना। 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत में ब्रिटिशर्स ने भेजा। इसको भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण की योजना तैयार करने के लिए। एंड जो पावर अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है इंडिया में, वो पावर इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको भेजा गया था। लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन था ये असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में तनाव चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो बात ये थी कि जो शक्तियां हैं उसका हस्तांतरण किसको किया जाए, शक्तियां किसको दी जाए, कांग्रेस को दी जाए या मुस्लिम लीग को दी जाए। दोनों ही बहुत ही बड़े दल थे जो कि उस टाइम भारत में एक्टिव थे, ठीक है। तो एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थी वो इस योजना पर सहमत नहीं हो गई थी कि एक ही देश में हिंदू और मुस्लिम रहे, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी वो खास तौर पर इससे असहमत थी। हालांकि कांग्रेस चाहते थे कि सब मिलकर रहे, एकता से रहे, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो इस योजना से असहमत थी, जिससे विभाजन की राह प्रशस्त हुई, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश सत्ता का जल्दबाजी में हस्तांतरण। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन जो था वो आर्थिक व राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली एंड द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन जो था वो पहले ही कमज़ोर हो चुका था आर्थिक और राजनीतिक रूप से। अब ब्रिटिश सरकार जल्दी से भारत से हटना चाहती थी, क्योंकि वो अब और सिरदर्दी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि भारत में जो तनाव था वो बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। भारत के जो लोग थे वो विद्रोह करते ही जा रहे थे, आंदोलन पे आंदोलन करते जा रहे थे। एंड अब ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था भारतीयों को समझाना या उनको संभालना, ठीक है। इसलिए उन्होंने जल्दी से प्लान बनाया, जल्दी से विभाजन की योजना बनाई, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन योजना आई। इसमें कहा गया कि भारत जो है उसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। 1948 में भारत को हम स्वतंत्रता दे देंगे। पहले ये डिसाइड किया गया था कि 1948 में स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई, तनाव इतना बढ़ गया कि 15 अगस्त 1947 को ही विभाजन और स्वतंत्रता की घटना घटित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक दंगे तथा जनसंख्या स्थानांतरण, कम्युनल रायोट्स एंड पॉपुलेशन ट्रांसफर, ठीक है। देखिए विभाजन के दौरान भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। जो कम्युनल रायोट्स हुए थे उसमें काफ़ी लोग जो थे वो मारे गए, लाखों लोगों की हत्या हो गई, करोड़ों लोग मजबूर हुए अपने घर छोड़ने के लिए, माइग्रेशन करना पड़ा उनको। जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उनको भारत में आना पड़ा अपना घर बार सब छोड़ के। जो मुस्लिम भारत में रह गए थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा, ठीक है। पलायन बहुत ज़्यादा हुआ। इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक इस विभाजन की घटना को माना जाता है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, भारत का विभाजन कई जटिल राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम था। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति, संवाद और समझौते की भावना प्रबल होती तो शायद विभाजन टल सकता था, ठीक है। अगर मुस्लिम लीग या कांग्रेस कोशिश करती, संवाद करती, समझौता करती तो हो सकता था विभाजन टल जाता, बट ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थ्रो लाइट ऑन द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अतिवादी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या गरम दल जिसे हम बोलते हैं, गरमपंथी विचारधारा। ठीक है, तो ये गरमपंथी विचारधारा क्या थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई? आइए जानते हैं। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था, वो डिवाइड हो गया दो अलग अलग आइडियोलॉजी में, दो अलग अलग विचारधाराओं में। एक थी मध्यम मार्गी, एक थी अतिवादी। ठीक है, जिसको हम मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, या फिर नरमपंथी या गरमपंथी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1905 तक तो भारत में नरमपंथी विचारधारा रही। ठीक है, जिसको हम मॉडरेट आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो मॉडरेट आइडियोलॉजी या मध्यम मार्गी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा 1905 तक रही। 1905 के बाद अतिवादी विचारधारा आ गई। ठीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। जो अतिवादी नेता थे या जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधा संघर्ष तथा आत्म बलिदान को अपनाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें सीधे संघर्ष करना होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तभी हम जीत पाएंगे। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, अतिवादी विचारधारा या गरमपंथी विचारधारा की विशेषताएं क्या क्या थी। पहला है डिमांड फॉर स्वराज, इन्होंने स्वराज की मांग की। ठीक है, इनका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, कंप्लीट सेल्फ रूल। ठीक है, नेक्स्ट है सीधा एक्शन, यानी कि डायरेक्ट एक्शन लेने में ये विश्वास रखते थे। ये सिर्फ याचिका देने में, प्रार्थना पत्र लिखने में, ठीक है, या पत्र लिखने में एंड पत्र लिखकर अपनी समस्या के समाधान की प्रतीक्षा करने में ये विश्वास नहीं रखते थे। ये मानते थे कि हमें सक्रिय विरोध करना होगा। ये सिर्फ अगर हम ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख देंगे, याचिका लिख देंगे कि हमारी सुनवाई करो, हमारी मांग पूरी करो, तो इतने से काम नहीं चलेगा, हमें सीधा एक्शन लेना होगा। ठीक है, ये सक्रिय विरोध करने में विश्वास रखते थे, एक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी तथा बहिष्कार, इन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया। इन्होंने कहा अगर हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे तो ब्रिटिशर्स जो है उनकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसलिए भी समृद्ध होते जा रहे हैं, इसलिए भी आर्थिक रूप से वो मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके देश में निर्मित वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको उनके देश में बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, हमें स्वदेशी वस्तुएं अपनानी है, इस चीज़ पर बल दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की वकालत की। ठीक है, आइए देखते हैं प्रमुख अतिवादी नेता कौन कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। उन्होंने कहा स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ठीक है, एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये नारा उन्होंने दिया। विपिन चंद्र पाल जो थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में लोकप्रिय बनाया, वो भी एक अतिवादी या गरमपंथी दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाब में जन जागरण तथा राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। ठीक है, वो भी एक गरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता है। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे राष्ट्रवाद भड़क गया। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरमपंथी दल के नेता थे, उन्होंने इस फैसले के विरोध में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, धरना दिया, जुलूस निकाला। ठीक है, इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी। आइए देखते हैं अतिवादी विचारधारा की सीमाएं क्या क्या थी, लिमिटेशंस। तो ब्रिटिशर्स का जब ये विरोध कर रहे थे, एक्टिवली जब ये अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, ठीक है, तो कई अतिवादी नेताओं को जेल में भेज दिया गया, कईयों को निर्वासित कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ठीक है, अतिवादियों तथा मध्यम मार्गियों के बीच वैचारिक टकराव हुआ, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ा, कांग्रेस विवाद में डिवाइड हो गई। ठीक है, हालांकि उनकी रणनीति प्रभावशाली थी, परंतु एकजुटता की कमी थी। ठीक है, बहुत कम लोग थे जो कि अतिवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इसलिए उनकी संख्या कम थी।
हालांकि इनकी रणनीति प्रभावशाली थी, लेकिन इनकी एकता और इनकी संख्या कम थी। इसलिए जो विरोध है, जो आंदोलन इन्होंने किया था, वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अतिवादियों का योगदान क्या था। उन्होंने भारतीय जनता में आत्मगौरव, स्वाभिमान, बलिदान की भावना जगाई, स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, बाद में गांधी जी की अहिंसात्मक नीति को भी इसी जन जागरण से समर्थन मिला। निष्कर्ष देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतिवादी विचारधारा ने क्रांतिकारी सोच, ये क्रांति में विश्वास रखते थे, जन चेतना तथा आत्म बलिदान का मार्ग प्रशस्त किया। ये विचारधारा स्वतंत्रता की नींव थी, जिस पर बाद के आंदोलन खड़े हुए। अतिवादी नेताओं का योगदान भारतीय इतिहास में अमर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के कारण क्या थे। ठीक है, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम। ठीक है, एंड पार्टीशन। ठीक है, भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी, भारत का जो विभाजन हुआ था, उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो कई कारण थे। जैसे पहला कारण तो था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के दौरान हुआ, इसमें ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। ठीक है, युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना भागीदारी से असंतोष फैला। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारतीयों को बोला कि आप हमारा सहयोग करो इस द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, भारतीय सैनिकों को वो लेके जाना चाहते थे लड़ने के लिए, लेकिन भारतीय जो थे उन्होंने असहमति दिखाई। ठीक है, उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तभी जाएंगे जब आप हमें स्वतंत्रता देने का वादा करेंगे। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स ने नहीं किया था। ठीक है, एंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्योंकि ब्रिटेन व्यस्त हो गया था युद्ध में, तो इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी गांधीवादी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। जनता में स्वराज तथा स्वतंत्रता की मांग मजबूत हो गई। तो ये भी एक कारण था कि हमको आज़ादी मिली। ठीक है, गांधी जी का नेतृत्व तथा जन आंदोलन। गांधी जी जो थे उन्होंने कई आंदोलन किए, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन आंदोलनों में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। पुरुषों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने इन गांधीवादी आंदोलनों में अपनी भागीदारी दर्ज की। इससे ब्रिटिश शासन की नींव कमज़ोर होने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग तथा अलगाव की राजनीति। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। ठीक है, 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र बनने चाहिए, एक हिंदू बहुल, एक मुस्लिम बहुल। ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो वो होगा पाकिस्तान, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हो वो होगा हिंदुस्तान। तो इस तरीके की उन्होंने अवधारणा, इस तरीके का सिद्धांत उन्होंने दिया। एंड इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने भारत के विभाजन की मांग रखी, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी। ठीक है, सांप्रदायिक तनाव और दंगे होने लग गए थे। 1940 के दशक में हिंसा बढ़ गई थी। 1946 में कलकत्ता और नोआखली जैसे स्थानों पर दंगे हुए। इसने भारत के एकता के प्रयास को कमज़ोर कर दिया। ठीक है, 1946 में फिर कैबिनेट मिशन भी असफल हो गया। एंड कैबिनेट मिशन असफल हो गया तो भारत का विभाजन होना तय ही था। ठीक है, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाने का जो विचार था उसको स्वीकृति मिली। ठीक है, एंड फिर विभाजन हुआ, लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ क्विक एग्जिट। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की जल्दी वापसी की जो नीति थी, इसने भी मुख्य भूमिका निभाई भारत को आज़ादी दिलाने में। ठीक है, युद्ध के बाद ब्रिटेन जो था वो जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि जितना लंबा भारतीय लोग संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा हमें महंगा पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में विभाजन तथा स्वतंत्रता दोनों को स्वीकार कर दिया। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांप्रदायिक कारणों का परिणाम था। स्वतंत्रता ने भारत को आज़ादी दी, लेकिन विभाजन ने गहरा घाव भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, वो है 1920 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करें।
एक्सप्लेन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 1947। तो पहला है असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, ठीक है। तो जो भी आंदोलन हुए थे 1920 से 1947 के बीच के, वो सारे इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ 1920-22 में, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसमें कहा था कि हम अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको अपना सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं भारत में हम पर इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे हैं, हम उनके खोले हुए स्कूल में जाते हैं, हम उनकी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। हम उनके द्वारा अपने देश से लाए गए सामान को खरीदते हैं, ठीक है। जो वो ब्रिटेन से सामान लाते हैं भारत में बेचने के लिए, हम उनको उपयोग करते हैं, उन सामान को खरीदते हैं, उन कपड़ों को खरीदते हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का कि तुम हम पर शासन करो, इसलिए वो हम पे शासन कर पा रहे हैं, इसलिए अब हमको असहयोग करना है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। अंग्रेजी शासन से सहयोग समाप्त करने का उन्होंने आह्वान किया हर व्यक्ति से। उन्होंने कहा कि स्कूल में जाना बंद कर दो, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले हुए स्कूल हैं, ठीक है। अदालतों में मत जाओ, क्योंकि अदालतें भी ब्रिटिशर्स ने बनाई है। सरकारी नौकरी का बहिष्कार करने के लिए भी उन्होंने कहा। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो भी टाइटल दिए हैं किसी को भी, वो सारे टाइटल लौटा दो, उपाधि का अंत करने का भी आह्वान महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन सही चल रहा था, 1920 में शुरू भी हो गया था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यूपी के चौरी चौरा जगह में हिंसा हो गई, ठीक है। कुछ लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन के चलते क्या कर दिया, चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे आग लगा दी, ठीक है। तो आग लगा दी तो कई ब्रिटिश अधिकारी भी उसमें मारे गए। तो फिर उसी टाइम महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें क्या था कि हम विनय के साथ अवज्ञा करें, मतलब ब्रिटिशर्स हमें जो करने के लिए बोल रहे हैं हम वो चीज़ ना करें। अवज्ञा करना मतलब कि मना कर देना कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सविनय मतलब कि बिना हिंसा का उपयोग करें, अहिंसक रूप से, ठीक है। तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, ठीक है। वो दांडी गए, ठीक है, अपने आश्रम से दांडी तक पैदल गए लाखों लोगों के साथ। एंड वहाँ पे जाके उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया एंड नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस आंदोलन को कई बार रोका फिर शुरू किया, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी जागृति का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। इसमें अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। इस आंदोलन में भारी हिंसा, गिरफ्तारी तथा दमन हुआ एंड ये आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड ज़्यादातर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। उनका सैन्य प्रयास देशभक्ति को नई प्रेरणा देने वाला था, ठीक है। उसके बाद 1947 में स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया, सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, मुस्लिम लीग की मांग के कारण भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया एंड पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना। आइए अब देखते हैं हम सांप्रदायिक राजनीति का विकास कैसे हुआ। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी, इसकी ग्रोथ हुई थी ब्रिटिश पॉलिसी के तहत। ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, इस नीति ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में दूरी बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे 1905 में उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर, ठीक है। एंड लोगों ने पूछा कि क्यों करो विभाजन, तो उन्होंने ये बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, प्रशासनिक सुगमता के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। उनका मेन कारण क्या था कि हिंदुओं मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए, ठीक है। 1909 के मार्ले मिंटो
या मिंटो मार्ले सुधार जो थे उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। तो ये भी एक षड्यंत्र था ब्रिटिशर्स का, ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता भंग हो जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना की फिर 1906 में, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम लीग जो है ये मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। शुरू में ये संगठन ब्रिटिश सरकार के पक्ष में था, लेकिन धीरे धीरे इसने मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू महासभा तथा प्रतिक्रियावादी संगठन। उसके बाद जब मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा तो हिंदू महासभा जैसे संगठन भी आ गए, जिन्होंने धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया। 1940 में फिर लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग हुई, ठीक है, एंड फिर सांप्रदायिक दंगे हुए, बंगाल, बिहार, पंजाब जैसे क्षेत्रों में हिंसा हुई। इन सब के कारण विभाजन अपरिहार्य हो गया। यही थी कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है। एंड स्वतंत्रता संग्राम के ये कुछ मुख्य संघर्ष थे। सांप्रदायिक राजनीति का प्रभाव ये हुआ कि भारतीय एकता जो है वो कमज़ोर हो गई एंड देश का विभाजन अपरिहार्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है वो है ब्रह्मो समाज के बारे में, ठीक है। ब्रह्मो समाज क्या था, इसकी सफलता का वर्णन करो। तो ब्रह्मो समाज आपको पता ही है 1828 में बना था, राजा राम मोहन राय ने बनाया था, ठीक है, इतना आपको पता होगा। आइए देखते हैं इसने क्या क्या किया। तो सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म्स में इसने मुख्य भूमिका निभाई। ब्रह्मो समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने समाज में सुधार की चेतना जगाई, महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। विधवा पुनर्विवाह का इसने समर्थन किया, ठीक है, एंड इसने कहा कि विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, इसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाना चाहिए। इसने रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जनमत तैयार किया, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना पर जोर दिया, ठीक है, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए उनको प्रेरित किया। विद्यासागर और केशव चंद्र सेन जो थे, इन नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यासागर जो थे एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इनका पूरा नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड एक थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने खास रूप से महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। इन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने जोर दिया, ठीक है, एंड सती प्रथा का इन्होंने कड़ा विरोध किया। धार्मिक कट्टरता का विरोध ब्रह्मो समाज ने किया। ब्रह्मो समाज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के ओपोजिशन में था। इसने कहा कि मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास, पुरोहितवादी परंपराओं का विरोध किया गया। इसने एक निराकार ईश्वर की पूजा, तर्कसंगत धार्मिक विचारों को बढ़ावा दिया। आधुनिक शिक्षा तथा आधुनिक विचारधारा पर जोर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे ये। साइंटिफिक अप्रोच यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए लोगों को इसने प्रेरित किया। इसने समाज में आधुनिकता की नींव रखी। इंटर रिलीजियस हार्मनी को बढ़ाने का प्रयास किया। अंतरधार्मिक सद्भाव, ठीक है, सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। इसने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी समुदायों के बीच संवाद का वातावरण बनाया, ठीक है, क्योंकि संवाद से क्या होगा, संघर्ष को रोका जा सकता है। संघर्ष को रोकने का एक रास्ता है संवाद करना, ठीक है, क्योंकि संवाद से ही समझौता हो पाएगा। तो इसलिए इसने संवाद पर महत्व दिया। भारतीय राष्ट्रवाद को दिशा दी एंड इसके सदस्य जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रहे। निष्कर्ष देखिए, ब्रह्मो समाज ने 19वीं सदी में भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक योगदान दिया। यह समाज धार्मिक, सामाजिक व शैक्षिक सुधारों का अग्रदूत बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरमपंथी राष्ट्रवादियों की नीति तथा कार्यक्रम बताइए। डिस्क्राइब पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। तो जो नरमपंथी राष्ट्रवादी थे, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है नरमपंथी, ये मानते थे कि अहिंसा, बातचीत करके, संवाद के ज़रिए हम अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं, ठीक है। ये मानते थे कि अगर हमें अपनी शिकायतों का समाधान करना है तो हमको ब्रिटिशर्स को पत्र लिखना होगा, उनको याचिका देनी होगी, ठीक है। ये संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे, ये बातचीत में, संवाद में विश्वास रखते थे। आइए देखते हैं इनकी क्या पॉलिसीज़ थी। तो इन्होंने संवैधानिक सुधारों की मांग की, ठीक है। नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन से भारत में कानूनों में सुधार करने की मांग की। वे चाहते थे कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिले, ठीक है, जो कि उस टाइम पर नहीं थे। जो भी प्रशासनिक कार्य थे सभी में ब्रिटिश अधिकारी ही नियुक्त थे, ठीक है। हिंदू
जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, भारतीय अधिकारी थे, उनको प्रशासन में जगह नहीं दी गई थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिले। उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं का विस्तार तथा विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी की मांग की। वो पीसफुल एंड लीगल मेथड यूज़ करने में विश्वास रखते थे। शांतिपूर्ण तथा कानूनी तरीका उपयोग करके अपनी मांग पूरी करवाने में वो विश्वास रखते थे। नरमपंथियों ने विरोध के लिए अहिंसात्मक तथा संवैधानिक तरीके अपनाए। वे याचिका, अपील, प्रस्ताव, ज्ञापन तथा पत्रों के माध्यम से अपनी बात रखते थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार नैतिक दबाव से सुधार करेगी। ठीक है। आर्थिक शोषण का उन्होंने विरोध किया। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो भारत की दौलत को लूट रहे थे, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने निवेश का बहिर्गमन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो था उसको उजागर किया। दादा भाई नौरोजी ने भी ये सिद्धांत अपनी एक बुक में लिखा था। उनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था डिटेल में। जो मॉडरेट्स थे, नरमपंथी थे, उन्होंने शिक्षा तथा जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए भाषण, लेख, अखबारों का सहारा लिया। उनका उद्देश्य था जनता को राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है। दे फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके अलावा उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों का विरोध किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के जरिए क्या किया गया था? प्रेस पर बंदिशें लगा दी गई थी कि जो प्रेस है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो रेडियो हो, जो भी प्रेस के माध्यम है, वो ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो। ठीक है। तो ये जो कानून था, इसका विरोध किया किसने? नरमपंथियों ने। ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रेस तो स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ICS परीक्षा को भारत में ही आयोजित करने की मांग की। उस टाइम पे जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता था वो ब्रिटेन में कंडक्ट होता था। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में प्रशासनिक कार्यों के लिए ब्रिटेन से ही लोगों को लाते थे। ठीक है। एंड ब्रिटेन के लोग ही ICS का एग्ज़ाम देते थे एंड फिर एग्ज़ाम क्लियर करके भारत में आते थे एंड जॉब करते थे। लेकिन जो नरमपंथी विचारक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीयों को भी मौका मिलना चाहिए इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने का, एंड इसलिए एग्ज़ाम भारत में होना चाहिए। ठीक है। ये उन्होंने मांग की। उन्होंने सामाजिक सुधारों में योगदान दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, इन सब का विरोध किया। सामाजिक सुधारों को राजनीतिक सुधारों से जोड़कर देखा गया। कुछ महत्वपूर्ण नरमपंथी नेता देखो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये कुछ प्रमुख नरमपंथी नेता थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक बैठकों का नेतृत्व किया। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने भारतीय राजनीति की नींव रखी। जनता को ब्रिटिश शोषण के खिलाफ संगठित किया। ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में कृषक व जनजातीय आंदोलनों का योगदान क्या था? तो इसमें आपको बताना है कैसे कृषक तथा जनजातीय आंदोलनों ने मुख्य भूमिका निभाई भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल करने में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ मध्य वर्ग तथा नेताओं तक ही सीमित नहीं था। ठीक है। किसानों, जनजातीय समुदायों ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई। इन आंदोलनों ने जनता को ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा किया। किसानों ने आंदोलन किया अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए। उस टाइम पे किसानों पे हैवी टैक्स लगाया जाता था। ठीक है। लगान बढ़ा दिया जाता था, उनके ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया जाता था जमींदारों के द्वारा। भूमि कर उन्हें देना पड़ता था। अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। ठीक है। बेदखल कर दिया जाता था उनको उन्हीं की ज़मीन से। तो ये जो शोषण उनका हो रहा था, इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। इन आंदोलनों ने अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण की नीतियों को उजागर किया, सबके सामने रखा। प्रमुख आंदोलन जो थे वो थे दक्कन रायोट्स, बंगाल के किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन। ठीक है। गांधी जी ने भी कई आंदोलन किए एंड गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे वो जन आंदोलन बन जाता था, मतलब कि जनता बड़े लेवल पर उसमें हिस्सा लेती थी। ठीक है। इसके अलावा कुछ जनजातीय आंदोलन भी हुए थे, जैसे अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर जंगलों पर नियंत्रण कर लिया, वन उपज पर रोक लगा दी, जबरन श्रम ने जनजातीय असंतोष को जन्म दिया। ठीक है।
देखिए, मान लीजिए कोई आदिवासी समुदाय है, वो जंगलों में रहता है, एंड फिर एक कानून आए जिसमें जो सरकार है वो ये बोल दे कि ये जो वन है इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई भी आदिवासी समुदाय नहीं रहेगा, ना ही उस वन में से लकड़ियाँ काटेगा, ना ही उस वन में से फल फूल लेगा। ठीक है, तो ऐसा कानून जब आ गया जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सेस को, कि कोई भी आदिवासी जो है वो वनों में नहीं जा पाएगा। ठीक है, आदिवासियों की वन तक पहुंच को रोक दिया गया इस कानून के जरिए। तो इससे आदिवासियों में क्या होगा, असंतोष बढ़ेगा। तो वही हुआ, आदिवासी लोगों में असंतोष बढ़ा। कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन फिर हुए, जैसे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील तथा खोंड विद्रोह, तेलंगाना आंदोलन, ये सब कुछ किए गए। ठीक है, बिरसा मुंडा जैसे नेताओं ने आदिवासी अस्मिता तथा अधिकारों की रक्षा की। राष्ट्रवादी चेतना जो थी उसमें वृद्धि हुई, राइजिंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। कृषक तथा जनजातीय आंदोलनों ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के प्रति जनता को जागरूक किया। इन आंदोलनों ने यह दिखाया कि केवल मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि सामान्य जनता भी बदलाव चाहती है। दे शोड दैट नॉट जस्ट द मिडिल क्लास बट कॉमन पीपल ऑल्सो वांटेड चेंज। ठीक है, इसके अलावा इन आंदोलनों ने स्थानीय नेताओं को उभरने का अवसर दिया। इन्हीं आंदोलनों से भविष्य के कई राष्ट्रीय नेता जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि उभरे। इससे जनता में नेतृत्व तथा संगठन की समझ विकसित हुई। ठीक है, एंड कृषक तथा जनजातीय आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव को भी मजबूत किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है वो है इवेल्युएट द ड्रेन थ्योरी एज गिवन बाय दादा भाई नगोजी। तो दादा भाई नगोजी ने जो थ्योरी दी थी, धन निकासी का जो सिद्धांत दिया था, उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, आप मान के चलिए। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको PYQs दिखाऊंगी लास्ट में वीडियो के, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए, दादा भाई नगोजी जो थे उनको भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस। उन्होंने ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से धन के निष्कासन को ड्रेन थ्योरी के रूप में प्रतिपादित किया। ये जो सिद्धांत है भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना का आधार बना। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीति थी उसकी आलोचना की दादा भाई नगोजी ने। नगोजी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारत से हर साल करोड़ों रुपए इंग्लैंड भेजता था। यह धन भारत के लोगों की मेहनत से उत्पन्न होता था, लेकिन इसका उपयोग भारत के विकास में या भारत के लोगों के कल्याण में नहीं होगा था। ये जो धन था ये ब्रिटेन में उपयोग होगा था, जिससे ब्रिटेन दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा था। इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत लगातार गरीब होता चला गया, भारत की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई। ठीक है, ये सिद्धांत दादा भाई नगोजी ने दिया। ड्रेन के मुख्य स्रोत क्या क्या था ये देखते हैं। जैसे भारत से जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। ठीक है, एंड ब्रिटिश अधिकारियों को उससे तनख्वाह दी जाती थी, उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, उनको फिर पेंशन भी दी जाती थी जो रिटायर्ड होते थे। ब्रिटिश अधिकारी भारत में कार्य करके वेतन पा रहे थे, लेकिन उनको खर्च कर रहे थे इंग्लैंड में। ठीक है, विदेशों से सामान आयात हो रहा था, विदेशों से यानी कि ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा, ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं भारत में आ गई थी, एंड वही भारत के लोग खरीद गए थे। फिर वो जो भारत के लोग उन वस्तुओं को खरीदते थे वो पैसा भी ब्रिटेन में ही जा रहा था। ठीक है, भारत में वस्तु तथा अन्य उत्पाद बनते थे, लेकिन फिर भी लोग उनको नहीं खरीदते थे क्योंकि भारतीय उत्पाद महंगे होते थे, क्योंकि वो हाथों से बनते थे, इसलिए वो ब्रिटेन में निर्मित मशीनीकृत वस्तुओं को खरीदते थे, जिससे अल्टीमेट जो पैसा था वो ब्रिटेन में ही जा रहा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे जो हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी मुनाफा कमा गई थी वो भी इंग्लैंड में जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करके लाभ अर्जित करती थी, फिर उस पैसे को इंग्लैंड में ले जाती थी। ठीक है, नगोजी ने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने ड्रेन थ्योरी को, धन निकासी के सिद्धांत को विस्तार से बताया। उन्होंने गणनाओं के माध्यम से दिखाया कि भारत में प्रतिवर्ष 200 से 300 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। अब आइए देखते हैं इसके प्रभाव क्या क्या थे। इसके प्रभाव ये थे कि ब्रिटिश शासन जो था उसके इस धन निकासी के कारण भारत लगातार गरीब होता जा रहा था। ठीक है, इसने राष्ट्रवादियों को एकजुट करके स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। अब जब लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स ऐसे भारत का शोषण कर रहे हैं तो लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना तो जगेगी, एंड वो हुआ। फिर लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया। ब्रिटिश संसद में भी इस विषय पर बहस हुई।
आइए इसकी आलोचना देखते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रिटिश निवेश तथा तकनीक से भारत को लाभ भी हुआ, लेकिन ये लाभ केवल सीमित वर्ग तक ही सीमित था, जबकि बहुसंख्यक जनता निर्धन ही रही। ग्रेन थ्योरी ने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। ठीक है। एंड दादा भाई नौरोजी का ये योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमूल्य माना जाता है। इसने भारतीय जनता को ये समझने में मदद की कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक सुधार असंभव है। अगर हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक सुधार करने हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आर्थिक सुधार तभी होंगे जब राजनीतिक स्वतंत्रता हो। ठीक है, क्योंकि जो आर्थिक सुधार है वो भी कौन करता है? राजनीतिक दल ही करते हैं। एंड राजनीतिक दल अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो आर्थिक सुधार कैसे हो पाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में नरमपंथी तथा गरम दल नेतृत्व के बीच विचारधारा व रणनीति में अंतरों का आकलन करो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, आप मान के चल के इम्पोर्टेंट है। विचारधारा में अंतर क्या क्या था ये देखते हैं। नरमपंथी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये संतुलित व संयमित रास्ता अपनाते थे। ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों के साथ संवाद करें, समझौता करें। जबकि गरम दल जो थे, जो कि अतिवादी नेता भी कहलाते हैं, वो थे बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये क्रांतिकारी तथा सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमें सशस्त्र क्रांति करनी होगी। ठीक है, सशस्त्र संघर्ष करना होगा, हिंसा का उपयोग करना होगा। बिना हिंसा के अंग्रेजों से हमें सफलता नहीं मिलेगी। वे तत्काल स्वतंत्रता तथा ब्रिटिश सत्ता के खात्मे की मांग करते थे, पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। ठीक है, आगे इनकी रणनीति में क्या अंतर था वो देखते हैं। नरमपंथी नेता शांतिपूर्ण तरीके जैसे कानूनी उपाय, प्रार्थना सभाएं, प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विश्वास रखते थे। एंड वे ब्रिटिश शासन में सुधार के लिए भरोसेमंद तरीके से काम करते थे। ठीक है, जबकि जो गरम दल के नेता थे वो मानते थे कि हमें सशस्त्र आंदोलन करना होगा, हड़ताल करनी होगी, सार्वजनिक आंदोलन करने होंगे, तभी हमको क्या होगा? अंग्रेजों से छुटकारा मिल पाएगा। वे ब्रिटिश सत्ता को झकझोरने तथा उसका प्रतिरोध करने के लिए सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियां भी करते थे। आइए अब देखते हैं लक्ष्य तथा दृष्टिकोण। नरमपंथियों का लक्ष्य था ब्रिटिश सत्ता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना। ठीक है, वो मानते थे कि हमको एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि वो खुद ही हम पर दया करके हमारी मांगे पूरी कर दें। वो विश्वास रखते थे धीरे धीरे सुधार में, बातचीत में। ठीक है, जबकि गरम दल मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स है उनसे हम कभी भी अच्छे संबंध बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ हमारा शोषण ही करना चाहते हैं। ठीक है, गरम दल का दृष्टिकोण था कि स्वतंत्रता तत्काल मिलनी चाहिए, इसके लिए हमें बल प्रयोग करना होगा, बल प्रयोग के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, वे जनता को संगठित करके क्रांतिकारी आंदोलन चलाने में विश्वास रखते थे। अब देखिए नरमपंथी के एग्जाम्पल क्या है। लोकमान्य तिलक की जगह गोपाल कृष्ण गोखले। एंड गरम दल में कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ठीक है, निष्कर्ष देखें, नरमपंथी और गरम दल दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। नरमपंथी ने शांतिपूर्ण व संवैधानिक रास्ता अपनाया, जबकि गरम दल ने क्रांतिकारी व सशस्त्र संघर्ष को चुना। दोनों दृष्टिकोणों के कारण ही भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ तथा विविध बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। एंड मोस्टली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर करके जाइएगा शॉर्ट नोट के लिए। तो HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी। फुल फॉर्म है इसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, लेकिन फिर बाद में इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना। भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल। ये नेता स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। आइए अब देखते हैं HSRA के उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य थे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करना, समाज में समानता व न्याय स्थापित करना, समाजवाद के विचारों को फैलाना, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, ये मानते थे बिना क्रांति के स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्रांति करनी ही होगी। ये समाजवादी राष्ट्र की स्थापना में विश्वास रखते थे। ठीक है, समाजवादी देश जहाँ पे सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान रूप से
सभी के साथ व्यवहार किया जाए, ठीक है, समान अवसर सभी को प्राप्त हो। प्रमुख घटनाएं देखिए, 1928 में सैंडर्स की हत्या एक प्रमुख घटना थी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की थी, ठीक है। इसमें क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे उनकी मौत में सैंडर्स की भूमिका थी। सैंडर्स जो अधिकारी था उसने उन पर लाठीचार्ज किया था क्योंकि वो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, ठीक है, 1928 में। एंड इसके फलस्वरूप ही लाला लाजपत राय को उन्होंने बहुत मारा, लाठीचार्ज किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एंड फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही 1928 में सैंडर्स की फिर उन्होंने हत्या कर दी, भगत सिंह और बाकी लोगों ने, ठीक है। 1929 में भारतीय संसद में बम फेंकने की घटना हुई जो कि ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी फलस्वरूप थी। चेतावनी के तौर पर यह घटना की गई थी कि ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का मन बनाया, ठीक है। HSRA का महत्व देखिए। HSRA ने युवा भारतवासियों में क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने ये दिखाया कि केवल अहिंसा ही नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष भी स्वतंत्रता प्राप्ति का माध्यम हो सकता है। HSRA के क्रांतिकारियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, ठीक है। इसने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, देश में स्वतंत्रता के लिए युवाओं को जागरूक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों के महत्वपूर्ण रुझानों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हमको बताना है धार्मिक सुधारों के बारे में और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप मानेंगे नहीं, काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ ये कई बार रिपीट हुए हैं। अभी मैं आपको PYQ भी दिखाऊंगी जिसमें मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि वो ज़्यादा रिपीट नहीं हुए लेकिन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या पता जो क्वेश्चन आप मिस कर दे वही एग्ज़ाम में आ जाए, सो इसलिए। तो क्या क्या सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, आइए देखते हैं। धार्मिक सुधार की दिशा में प्रयास किया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन हुए जिसमें सुपरस्टिशंस यानी कि जो पाखंड थे, ठीक है, अंधविश्वास थे, कुप्रथा थी, उनका विरोध किया गया। जो ब्राह्मणों की सुपीरियोरिटी थी उसका विरोध किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा सिख सुधार आंदोलन हुए। ये आंदोलन जो थे इन्होंने धर्म की साधारण नैतिक व आध्यात्मिक व्याख्या दी। सामाजिक समानता तथा जाति प्रथा का विरोध हुआ। सुधार आंदोलनों ने जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई। ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद जैसे नेताओं ने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने शिक्षा के प्रसार तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, एंड जब शिक्षा का प्रसार होगा, शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी पिछड़े वर्गों का भी उत्थान हो पाएगा। उन्होंने महिलाओं के उत्थान का महत्व बताया, कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा व सामाजिक स्थिति को सुधारने की दिशा में काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी कुप्रथाओं का खात्मा करने का प्रयास किया, ठीक है। सावित्रीबाई फूले, रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो महिला सुधारक थे उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया। शिक्षा का प्रसार किया। सामाजिक सुधारों के साथ साथ आधुनिक व पश्चिमी शिक्षा का भी प्रसार हुआ, ठीक है। सामाजिक चेतना तथा पुनर्जागरण का ये दौर माना जाता है। शिक्षा से सामाजिक बंधनों को तोड़ने तथा स्वतंत्र सोच को बढ़ावा मिला। ये जो सुधार आंदोलन थे इन्होंने भारतीय संस्कृति की नई व्याख्या की, नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित किया एंड धार्मिक कट्टरता तथा पाखंड से दूर रहने पर जोर दिया। निष्कर्ष देखिए, 19वीं सदी के सुधार आंदोलन भारतीय समाज में परिवर्तन के प्रमुख वाहक थे। इन आंदोलनों ने जाति, लिंग, शिक्षा व धार्मिक सोच के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला एंड आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नरमपंथी राष्ट्रवाद की आर्थिक व राजनैतिक विचारधारा की समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट, ठीक है। तो आर्थिक विचारधारा क्या थी नरमपंथी राष्ट्रवादियों की? नरमपंथी राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, विशेषकर धन निकासी का जो सिद्धांत था उसकी उन्होंने आलोचना की। वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया।
कैसे कमज़ोर किया? भारत के संसाधनों को ब्रिटेन में भेजकर। ठीक है। हालांकि नरमपंथी आर्थिक सुधारों व व्यापार प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक उन्नति चाहते थे, लेकिन वे पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रणाली के खिलाफ नहीं थे। उनका दृष्टिकोण था कि भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान ब्रिटिश शासन के अंदर सुधार के जरिए संभव है। अगर ब्रिटिश शासन में सुधार हो जाए तो भारत की आर्थिक समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है। एंड वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने अगर भारत में कुछ शोषण किया है भारत के लोगों का, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का विकास भी किया है, वो मानते थे थोड़ा। ठीक है। जैसे भारत में रेलवे लाइन स्थापित की एंड भारत में उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य भी किए। ठीक है। टेलीग्राम, तार, इन सब के जरिए संचार को बढ़ावा दिया भारत में। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने भारत में कुछ विकास भी किया है। ठीक है। लेकिन उन्होंने जो शोषण किया है उससे अगर हमें मुक्ति चाहिए तो वो तभी संभव है जब ब्रिटिश शासन के अंदर सुधार हो। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधारा। नरमपंथी नेता जो थे वो राजनीतिक सुधारों में विश्वास रखते थे। वे भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में अधिक भागीदारी तथा संवैधानिक उपायों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे। वो मानते थे कि जो ब्रिटिश प्रशासन है भारत में उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए एंड इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से अपील भी की थी। ठीक है। एंड वो मानते थे कि अगर हमको ब्रिटिशर्स का विद्रोह करना है, विरोध करना है किसी बात को लेकर, तो हमको संवैधानिक उपायों का उपयोग करना होगा। ठीक है। संवैधानिक उपायों के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के वो पक्ष में थे। उनका मानना था कि संवैधानिक तरीके जैसे कि प्रेस के जरिए, सभाओं के जरिए, प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार को समझाकर सुधार कर सकते हैं। ठीक है। या अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। नरमपंथी, जैसे नाम से पता चल गया, नरमपंथी नरमाई में विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि अहिंसा का हमें उपयोग करना है, हिंसक नहीं बनना, शांतिपूर्ण विरोध करना है, प्रार्थना, समाज, नीति निर्धारण के जरिए हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी है। वे क्रांतिकारी उपायों तथा सशस्त्र संघर्ष का विरोध करते थे। नरमपंथियों का आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलाव चाहता था, लेकिन उनकी निष्क्रियता तथा अंग्रेजों पर अधिक भरोसा कभी कभी कमजोर भी साबित हुआ। उनकी रणनीति ने आंदोलन को सीमित कर दिया तथा जनता में व्यापक क्रांति की भावना पैदा नहीं हो पाई। आर्थिक रूप से वे औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ थे, परंतु उनकी मांगें ब्रिटिश हितों के अनुकूल थी, जिससे उनका प्रभाव सीमित रहा। राजनीतिक रूप से वे शासन के साथ सौहार्द बनाए रखना चाहते थे, मतलब समझौता करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है। ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो उनको अपना दुश्मन ना समझें। ठीक है। एंड बस ये ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। नरमपंथी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को सुधारों के लिए प्रेरित किया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति में तेज़ी से नहीं आई। ठीक है। वो मानते थे कि हमको स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए, बस ब्रिटिशर्स जो है वो अच्छे से हम पर शासन करें। ये नरमपंथियों का विचार था। ठीक है। वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स जैसे भी शासन कर रहे हैं, बस वो हमारा शोषण ना करें। ठीक है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई तेज़ी या कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाया। लेकिन जो गर्मपंथी आए वो चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है। वो जल्दी स्वतंत्रता चाहते थे, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि स्वतंत्रता अगर ब्रिटिशर्स को देनी होगी तो वो दे देंगे आराम से। ठीक है। हमें तो बस अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, वो ये चाहते थे, ये मानते थे। ठीक है। निष्कर्ष देखिए, नरमपंथी राष्ट्रवाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभिक भूमिका निभाई तथा राजनीतिक व आर्थिक जागरूकता फैलाई। हालांकि उनकी विचारधारा व रणनीति सीमित थी तथा धीरे धीरे बदलाव चाहने वाली थी, जिसने बाद में अतिवादियों के उदय का मार्ग किया एंड बाद में फिर एक्सट्रीमिस्ट आए। ठीक है। इसलिए नरमपंथी राष्ट्रवाद को एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त चरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है। नरमपंथी राष्ट्रवाद आवश्यक था लेकिन अपर्याप्त था। अपर्याप्त इसलिए था क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। ये हमने वो क्वेश्चंस किए जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। आइए अब मैं आपको कुछ PYQs दिखाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन व्हाट वेज डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेज द कंसर्न ऑफ दलित इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दलितों के मुद्दों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस प्रकार उजागर किया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि वो खुद भी दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, उन्होंने बताया कि दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, ठीक है, उनको जो है हर अधिकार से वंचित किया गया है, उनको नौकरी नहीं मिलती, ना ही उनके पास शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको सार्वजनिक स्रोतों से पानी लेने, जल लेने की भी सुविधा नहीं है, ठीक है, एंड उनको उस जगह पर रहने की भी इजाज़त नहीं है जहाँ पे ऊंची जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी उस टाइम पे दलितों के साथ हो रहा था वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है कि ठीक है, कि दलितों को ऐसे हीन भावना से देखा जाता था, उनके पास अधिकार नहीं थे, स्वतंत्रता नहीं थी, उनको छुआछूत का व्यवहार किया जाता था उनके साथ, ये सब आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता की राजनीति का निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टीशन के ऊपर ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, भारत के विभाजन पर। अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो टोटल आपके या तो 10 क्वेश्चन आएंगे या 8 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके टोटल 10 क्वेश्चन आए तो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपके टोटल 8 क्वेश्चन आए तो आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट बेस्ड आएगा, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 4 या टोटल 6 टॉपिक्स दिए होंगे शॉर्ट नोट के लिए, उसमें से आपको 2 या 3 करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका, ये तो आपको पता ही है। सो ये 2 क्वेश्चंस हमने अभी देखे। आइए अब बाकी क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। धन की निकासी का सिद्धांत औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का अभिन्न अंग था। चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको वही ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस द नेचर ऑफ गांधी नेशनलिज्म विद रेफरेंस टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधीवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में असहयोग आंदोलन के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट के लिए इंडियन नेशनल आर्मी इंपॉर्टेंट है एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक्स है जो कि शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ लेफ्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ की भूमिका क्या थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में नरमपंथियों के योगदान का मूल्यांकन करें। गगन दल नेतृत्व द्वारा उनको किस तरह चुनौती दी गई, ठीक है। नरमपंथियों का योगदान इसमें आपको बताना है एंड गगन दल ने कैसे चुनौती दी नरम दल को, ठीक है, तो ये बताना है। तो इसमें आपको वही बताना है, नरम दल क्या था, गरम दल क्या था, उनकी विचारधाराएं क्या क्या थी, उनकी विचारधाराओं में अंतर क्या था, ठीक है। नरम दल जो था ये अपर्याप्त क्यों था, क्योंकि ये मानते थे कि हमें स्वतंत्रता ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन हमारी बस शिकायतों का समाधान हो जाए, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहते थे कि वो ज़बरदस्ती हमारे देश से जाएं। ये ज़बरदस्ती करने में विश्वास नहीं रखते थे, ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे, ठीक है। एंड ये ब्रिटिशर्स की बुराइयों के साथ उनकी अच्छाई भी देखते थे कि ब्रिटिशर्स ने अगर हमारे ऊपर अत्याचार किया है तो हमारे देश का विकास भी तो कहीं ना कहीं किया है। तो ये इनकी सोच थी, ठीक है। लेकिन फिर गगन दल जो आ गए, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए, वो भी तुरंत चाहिए, वो भी बल के द्वारा, ठीक है। तो ये आप अंतर बता देंगे इसमें। आर्य समाज के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपका। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण रुझानों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने किया भी था ये, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में नरमपंथी तथा गरम दल नेतृत्व के बीच विचारधारा व रणनीति में अंतरों का आकलन करिए। ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस।
शॉर्ट नोट में राजा राम मोहन राय के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, इसके चांसेस हैं। ये देखिए उदारवादी कौन थे, ठीक है, हूवर मॉडरेट्स व्हाट वर दियर पॉलिसी प्रोग्राम एंड अचीवमेंट, उनकी नीति प्रोग्राम और उपलब्धियां क्या थी। ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, ठीक है। मॉडरेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंड ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का वर्णन करो। तो इसमें आपको वही सुधार आंदोलन बताने हैं, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बता देना, सुधार आंदोलन क्या क्या थे, पुनरुत्थानवादी आंदोलन क्या थे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, इन सब के बारे में आप बता दीजिएगा इसमें। एंड जो भी समाज सुधारक हुए, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा फूले ने की, वो बता सकते हैं इसमें आप, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्कस द कोजेज फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बोल गई हूँ वही क्वेश्चन कीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो 9th क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स इन इंडिया फ्रॉम 1940 टू 1947 विच लेड टू पार्टीशन। 1940 से 1947 तक भारत में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जिन्होंने भारत का विभाजन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मान के चलिए ये क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में, तो ये भी आप करके जाइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन इश्यूज टेकन अप बाय एंटी कास्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। इसमें एंटी कास्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ज्योतिबा फूले अंबेडकर ने क्या भूमिका निभाई कास्टिज्म को दूर करने में, ठीक है, कैसे उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, ये सब आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में विकसित ब्रह्मो समाज व आर्य समाज के योगदान की विवेचना कीजिए। तो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक भारत में कुछ कृषक व जनजातीय आंदोलन का मूल्यांकन करिए, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के योगदान का वर्णन करिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी वही थे जो नरमपंथी थे, वो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1885 कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर गरमपंथी आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द डेवलपमेंट विच लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन घटनाक्रमों की बात करनी है जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ 1947 में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट के लिए आपको सत्यशोधक समाज तैयार कर लेना है, ये भी आ सकता है। एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ अम्बेडकर इन ट्राइंग टू अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लास। दलित वर्गों के उत्थान में अम्बेडकर की भूमिका की चर्चा कीजिए। अम्बेडकर ने कैसे दलित वर्गों का उत्थान किया, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जाए। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, डिस्कस द इश्यू ऑफ कास्ट ऑफ वीमेन एज इट वाज टेकन अप टू द सोशल रिलीजियस मूवमेंट। 19वीं और 20वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जाति या नारी के मुद्दे को कैसे उजागर किया गया, विवेचना कीजिए, ये भी आ सकते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ था तो उस अत्याचार को रोकने के लिए कैसे आंदोलन किए गए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या आंदोलन हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कृषक व जनजातीय आंदोलन का वृतांत है, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नरमपंथी तथा गरमपंथियों के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये भी आप करके जाइएगा। एंड शॉर्ट नोट के लिए रिवाइवलिज्म, जो यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया, रिवाइवलिज्म धर्म जागरण, ये इंपॉर्टेंट है। रिवाइवलिज्म के बारे में आ सकते हैं शॉर्ट नोट, इसमें आपको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के बारे में बताना है, जैसे आर्य समाज जिसमें वेद की तरफ लौटने के लिए कहा गया, ठीक है, ये सब। तो इस वीडियो में हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस हमने देखे, उनके आंसर्स देखें, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जाने। आइए मैं आपको बता देती हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक है।
वो टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक्स करके चले जाते तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये टॉपिक्स आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, 1 शॉट वीडियो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स अगर आप करके चले जाएंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ठीक है। ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ के जाइएगा। अंबेडकर के बारे में, महिलाओं की क्या स्थिति थी वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो यूनिट 2 है, इसमें बस एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। चाहे आप कोई टॉपिक ना करिए यूनिट 2 का, बस ड्रेन ऑफ वेल्थ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी की क्या क्या टेक्निक्स थी, महात्मा गांधी ने क्या क्या आंदोलन किया, सहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, वो सारे आंदोलन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी के ऊपर भी ज़रूर आता है क्वेश्चन। HSRA बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल आर्मी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको टॉपिक्स बताया, बस आप ये टॉपिक कर लीजिए, और कोई टॉपिक अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, फ्रीडम एंड पार्टीशन के ऊपर भी, ठीक है। सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, तो हमने जो 1 शॉट वीडियो बनाई है आप वो देख लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स हैं। एंड ये जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसमें जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए, वो क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।